सो हाय एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको पॉज करके आप ट्राई कीजिए। देखिए, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल enables a person to purchase 3 apple more for rupees 1 instead of 1.25. What is the percentage reduction in price? यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके एप्पल की जो प्राइस थी वो 1 से 1.25 हो गई। ठीक है, ₹1 मतलब 1.25 से 1 हो गई। इसके कारण क्या हुआ, आप जितने पहले एप्पल खरीद पा रहे थे, यानी पहले मान लीजिए आप एक्स खरीद पा रहे थे, तो अब आप कितने खरीद पा रहे हो? x+3। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है ये कितने परसेंट रिडक्शन हुआ है। ठीक, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी प्राइस इनटू कंजम्पशन, या मैं बोलूं प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस? अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है? कांस्टेंट है इसमें क्वांटिटी। क्वांटिटी मेरी पूरी कांस्टेंट है, आप समझो। क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो प्राइस में रिडक्शन होगा, जो प्राइस में रिडक्शन होगा, वो मेरे को सिर्फ इसी फैक्टर से पता लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला केस है, यहाँ पे ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है। कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं, एक चीज़ आप याद रखिए, कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी वाला फैक्टर है, अगर वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कोई एक चीज आपकी कांस्टेंट होगी, उसी को बेस मानकर हम कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। पहले आप, ठीक है, तो 3 एप्पल्स मोर वो खरीद पा रहा था, तो व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस? तो परसेंटेज रिडक्शन अगर आपको निकालना हो तो आप सीधे निकाल सकते हो, 1.25 और 1। तो 1.25 से अब वो 1 हो गया। ठीक है, ठीक, तो अब इसको आप कंपैरिजन कर लो, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करो, सो 125 100, तो 5 और 4। तो कोई चीज अगर 5 से 4 होती है तो यानी क्या हुआ, एक का ड्रॉप हुआ, कितने पे हुआ? 5 पे हुआ। तो अल्टीमेटली कितने का ड्रॉप हुआ? 20% का ड्रॉप हुआ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये, इसमें बस आपको कैच ये करना था कि इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपको बस ये पता लगना है कि कितने परसेंटेज का ये ड्रॉप हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई कीजिए, और इसके पीछे का कंसेप्ट है। कई लोग इसको शॉर्ट कट इसका याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है? इफ द नेट इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम रिड्यूस बाय 16%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए आप पहले ये समझिए कि नेट इनकम क्या होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए आपकी एक होती है ग्रॉस इनकम। ठीक, ग्रॉस इनकम में से अगर आप इनकम टैक्स माइनस करते हो तब आपकी बनती है नेट इनकम। ठीक, ये एकदम बेसिक फंडा है। आप कहीं भी काम करोगे, जब आपको सैलरी आएगी तो उसमें क्या होगा, आपकी ग्रॉस इनकम बनेगी। ग्रॉस इनकम में से आपका इनकम टैक्स माइनस होगा, तब जाके आपकी नेट इनकम बनेगी। यानी कि अगर मैं आपसे ग्रॉस इनकम पूछता हूं, ग्रॉस इनकम क्या हो गई? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। ठीक है, मान लीजिए आपकी 1000 ग्रॉस इनकम थी, जिसमें से आपका ये ग्रॉस इनकम थी, आपने 200 रुपए टैक्स के दे दिए। ठीक है, तो फाइनली आपकी नेट इनकम कितनी आई? इन हैंड में जो आपकी इनकम आई वो कितनी आई? 800 रुपए। तो अगर मुझे ग्रॉस इनकम पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए मेरी ग्रॉस इनकम 30K है, एज्यूम कर लेते हैं मेरी ग्रॉस इनकम 30K है। ठीक, तो इसमें से क्या है, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा नेट इनकम का होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा इनकम टैक्स का होगा। अब मान लीजिए मेरी ग्रॉस इनकम 25K हुई, तो 25K हुई तो उसमें भी ये दोनों ही डिफाइन इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर होंगे, मतलब नेट इनकम मेरा कुछ कम हुई होगी। ठीक है ना, उस पर फिर मेरा इनकम टैक्स भी कुछ कम हुआ हो, इनकम टैक्स कुछ बड़ा होगा, मतलब ऐसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, मतलब दोनों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होंगे। ठीक, इसका मतलब, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर मैं इस चीज को कांस्टेंट रखता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने अगर आपको बोला कि मैं ग्रॉस इनकम को कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, अब मैंने नेट इनकम को बढ़ा दिया,
ग्रॉस इनकम को मेरे को कांस्टेंट रखना है, लेकिन मैंने नेट इनकम को बढ़ा दिया। तो अगर मैंने नेट इनकम को बढ़ा दिया तो कायदे से होगा ये कि अगर नेट इनकम को बढ़ाया तो ग्रॉस इनकम बढ़नी चाहिए। लेकिन ग्रॉस इनकम को मैंने बोला कि कांस्टेंट रखना है, तो आपको इनकम टैक्स घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तभी आप बैलेंस कर पाओगे। एक को अगर आप बढ़ा रहे हो, एक दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए आपने नेट इनकम को कम कर दिया, नेट इनकम को आपने कम कर दिया और आपको ग्रॉस इनकम कांस्टेंट रखना है, तो आपको इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि अगर आपकी नेट इनकम एक्स है और इनकम टैक्स आपका वाई है, और अगर आपसे बोला गया क्वेश्चन में इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19% द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 6%, वही चीज हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका नेट इनकम का 6% ऑफ एक्स, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 6% ऑफ एक्स, क्योंकि नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 6%, 6% का चेंज आ रहा है, वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए 19% ऑफ वाई इनकम टैक्स के। तो फाइनली इससे मेरा एक्स अपॉन वाई आ जाएगा 19/6। 19/6 आ गया। अब आपसे बोला क्या जा रहा है, आपका इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स वाला ये वाला फैक्टर था वाई, वाई किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 6 को। बेस क्या रहेगा आपका? बेस रहेगा आपका 25, क्योंकि आपकी ग्रॉस इनकम रहेगी ना, तो बेस आपका 25 इंटू 100, तो 25 चौके, तो फाइनली हो गया 24%। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए दैट इज 24%। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपकी ये क्या थी? नेट इनकम। नेट इनकम क्या होती है? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स, यानी ग्रॉस इनकम में से आप कुछ इनकम टैक्स आप माइनस करोगे तब जाके आपकी नेट इनकम आएगी। इधर से मैंने निकाल लिया ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम होता है इन नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। अब आपकी ग्रॉस इनकम को आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है? तो अगर आप नेट इनकम को बढ़ाते हो तो आपको कुछ एक्स उतने ही, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ परसेंटेज से आपको इनकम टैक्स कम करना पड़ेगा। अगर आप नेट इनकम को कम करते हो तो कुछ परसेंटेज से आपको इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली ये चेंज मैंने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ लिख दिया। तो इससे मेरे को चेंज पता लग गया कि नेट इनकम और इनकम टैक्स में कितने का चेंज हुआ होगा। अब फाइनली मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर मेरे को निकालना है तो इनकम टैक्स मेरा 6 था, बेस था मेरा 25 इंटू 100, तो ये फाइनली आ गया 24%। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे ही डायरेक्टली रट्टा मार लेते हैं ट्रिक के तरह कि भाई ये मेरी इनकम टैक्स है तो उसको 6 लिखा, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 25, फाइनली मेरा 24 आ गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है कि ग्रॉस इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम में क्या रिलेशन होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ मुगल गार्डन इन दिल्ली इज ₹210। मुगल गार्डन काफी अच्छा गार्डन है दिल्ली में। कभी भी आप दिल्ली सॉरी, कभी भी आप दिल्ली विजिट करें तो जरूर जाइए मुगल गार्डन। इफ द प्राइस ऑफ अ टिकट इज डिक्रीज्ड, द सेल ऑफ अ टिकट is increased by 25% and the collection recorded a decrease of 12.5%. Find the reduction in the ticket price. यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एंट्री टिकट जो थी मुगल गार्डन में वो 210 थी। एंट्री टिकट कितनी थी? 210 थी। अब आपकी जो प्राइस है, प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? प्राइस कम हो गई टिकट की, जिसके कारण हो गया आपकी सेल बढ़ गई। ठीक है, और सेल बढ़ गई और आपका कलेक्शन रिकॉर्डेड अ डिक्रीज इन इतना। अच्छा, प्राइस आपकी घट गई, आपकी सेल बढ़ी। ऑब्वियसली अगर प्राइस घटेगी ज्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन आपका जो कलेक्शन रिकॉर्ड था वो घट गया। फाइंड द रिडक्शन इन द टिकट प्राइस। अब आपको यही पता लगाना है कि वो टिकट प्राइस में कितना डिक्रीज हुआ, यानी कि ये परसेंटेज जो दिया नहीं गया ये आपको पता लगाना है। अब देखिए, अगर आप इसको समझ पाए, ये क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज का हो गया। सक्सेसिव परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका कुछ 100 रहा होता इनिशियली प्राइस, ठीक, 100 रहा होता, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, पहले मैं एकदम उससे बताता हूँ आपको। प्राइस प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स, टिकट्स सोल्ड, प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, इससे ही पता लगता है कितना रेवेन्यू आ गया। ठीक है ना, इसी पता लगेगा। रेवेन्यू तो हमें ये पता लगेगा ना कितने प्राइस और कितने टिकट सोल्ड हुए। मान लीजिए हमारे 2 टिकट सोल्ड हुए,
एक टिकट की प्राइस थी 10, तो अल्टीमेटली हमारे पास रेवेन्यू आया 20। मान लीजिए हमारे 4 सोल्ड हुए, तो कितना होगा 40। तो आप इस पॉइंट से तो आप एग्री कर रहे होगे कि प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कितना आ गया। ठीक। अब देखिए, प्राइस आपकी कितनी डिक्रीज हुई, आपकी जो टिकट्स है उसकी सेल आपकी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कितनी हुई है आपकी 25%। 25% कितना होता है 1/4, यानी कि आपकी 1/4 इंक्रीज होकर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 5/4। और फाइनली जो आपका कलेक्शन में इंपैक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है यानी कि 12.5% का डिक्रीज हो रहा है, यानी -1/8 हो रहा है, यानी कि 7/8 हो गया होगा। 7/8 हो गया होगा। ठीक है, अब आपको पता लगाना है प्राइस पे कितना इंपैक्ट होगा, तो ये तो आप सीधे निकाल सकते हो कि प्राइस कितनी रही होगी। प्राइस रही होगी 7/10। 7/10 से क्या मतलब है, 7/10 यानी कि 0.7। और जब भी 0.7 होता है, ये मैं बोल सकता हूँ कि 30% का ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, ये कितने परसेंट का ड्रॉप हुआ होगा, 30% का ये ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, फाइंड द रिडक्शन इन द प्राइस, यानी कि प्राइस रिड्यूस होके कितनी हो गई। 30% का ड्रॉप। इनिशियली प्राइस कितनी थी 210। इनिशियली प्राइस कितनी 210। 70% का ड्रॉप हुआ है ना, 30% का, सॉरी, ड्रॉप हुआ है। 30% का आप ड्रॉप कर दो, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 0.7। ठीक है, और अल्टीमेटली रिडक्शन बताना है हमें। याद रखो, हमें ये नहीं बताना है कि रिड्यूस होकर प्राइस कितनी हुई है, हमें कितनी रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस 30% हुई है। 10% कितना होता है, 10% 21 होता है, तो 30% 3 गुना हो जाएगा, यानी 63। यानी फाइनली रिडक्शन कितना होगा, 63%, 63 रुपीज़ का रिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, तो भी आप बता सकते थे 210 इंटू 0.7। ठीक है, तो 7 7 2 जा 147, तो 147 इसकी रिड्यूस प्राइस रही होगी। ठीक, 147 क्या रही होगी इसकी रिड्यूस प्राइस रही होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज परसेंटेज से भी ये हो जाएगा। सक्सेसिव परसेंटेज से भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, हल्की सी मैं आपको हिंट देता हूँ। अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज से करते हो, इससे भी काफ़ी आसान था। ठीक, तो अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज इसमें लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे आप, मान लीजिए अपना ये 100% रहा होता। ठीक है, इसमें फिर आपका X% का कुछ होता। ठीक है, X% का प्राइस ऑफ द टिकट डिक्रीज होती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, सेल ऑफ द टिकट आपकी इंक्रीज हो गई 25%। अब 25% इंक्रीज होके आपका जो अल्टीमेट कलेक्शन है वो डिक्रीज हो गया 12.5%। अब आप खुद सोचो कि 100% में से अगर आपने 12.5% रिड्यूस कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना आया 87.5%। तो फाइनली जो यहाँ पर आ रहा है वो 87.5% है। 87.5% है। ठीक, और सेल जो थी टिकट की वो इंक्रीज हो गई थी 25%। ठीक, तो 25% आपकी इंक्रीज हो गई थी, आपको यहाँ की वैल्यू पता लगाना है। ठीक, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज से आप कर लोगे। देखिए ये कितना आया, ये +1/4 आया, तो +1/4 इधर बढ़ते हुए घटाने में कितना आ जाएगा, ये आपको -1/5 करना पड़ेगा। -1/5 करोगे, ये मैंने क्या बताया था, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंसेप्ट मैंने बताया था कि +1/4 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, ये देखिए तभी इस चीज़ का इतना एप्लीकेशन है। मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपकी 16.66% अगर बढ़ती है, तो यानी कि +1/6 आपकी बढ़ गई। तो +1/6 अगर आपकी बढ़ी है, तो वो बराबर कितने होगा डिक्रीमेंट के, -1/7 के। -1/7 कितना होता है 14.28%। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा, मैंने रिकॉल कराया। तो फाइनली आप -1/5 करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4/5 इंटू 87.5%। ठीक, तो फाइनली आप यहाँ से निकाल पाओगे कितने परसेंट का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये 30% का ड्रॉप आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 8100, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 ईयर एगो। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है किसी भी वैल्यू की, वो हर हर साल 10% घट रही है। हर साल 10% घट रही है, और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये 2 साल का है। यानी पहले साल 10% घटेगी, फिर दूसरे साल 10% घटेगी। अब देखिए 10-10% घटकर
ये फाइनली जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8100। तो आपको ये पता लगाना है कि शुरू में कितनी थी, शुरू में कितनी थी। तरीका नंबर पहला, तरीका नंबर पहला, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक, मान लीजिए इनिशियली प्राइस थी x, ठीक है, फिर 10% घटी यानी 0.9। 10% ड्रॉप किसको रिकमेंड करेगा? 10% ड्रॉप मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9, घट रहा है। अगर मैं बोलता 10% इंक्रीमेंट होता तो कितना होता? 1.1। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए परसेंटेज के। फिर उसके बाद फिर हुआ, फिर 10% घटी, सक्सेसिव घटना हो रहा है ये, ठीक है। और फाइनली घट के कितनी हो गई? 8100। तो आपने निकाला ये 100 हुआ, ये 81, ये 100 हुआ, तो फाइनली कितनी हो गई? फाइनली हो गई ये 10,000। फाइनली हो गई 10,000। तो 2 साल पहले कितनी थी? 10,000। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीके पे चलते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका था, दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड परसेंटेज। 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। अब चूंकि ये ड्रॉप हो रहा है, डेप्रीशिएट कर रही है ना, तो यानी 10 से हो गई 9, फिर 10 से हो गई 9, तो फाइनली कितना हुआ? 100 से कितनी हो गई? 81। अब आपको क्या बोला जा रहा है? ये थी हमारी क्या, इसको हम क्या बोलते थे? इनिशियल। और इसको हम क्या बोलते थे? फाइनल। अब देखिए फाइनल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फाइनल है 8100। तो 8100 कितना होता है? इंटू 100 टाइम्स करेंगे तो इनिशियली कितना था? इंटू 100, दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। ठीक, ये भी एक तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका, एक और तीसरा तरीके पे चलते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज कीजिए। ठीक, तीसरे तरीके पे चलते हैं। देखिए, आपकी मान लीजिए कोई एक्स प्राइस होती, 10% का ड्रॉप आया, 10% का ड्रॉप यानी कि -1/9। फिर उसके बाद फिर आया 10% का ड्रॉप, डेप्रिशिएट हुआ तो यानी -1/9। वो ड्रॉप होके 8100। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपको बताया है। माइनस, सॉरी सॉरी, ये 10% का ड्रॉप है तो -1/10 होगा, ये -1/10 होगा। अब देखिए यहाँ जाने से घट रहा है तो परसेंटेज, इसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट आप लगा सकते हो कि इतने परसेंट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट। तो वो हो गया +1/9। इंक्रीमेंट करना है मेरे को +1 का, और इंक्रीज करने के लिए बेस डिनोमिनेटर क्या होता है? कम होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर +1/9, यही करना पड़ेगा। इसका +1/9 आप निकालो तो ये कितना हो जाएगा? 900। तो 900 बढ़ के कितना हो गया? ये 9,000। फिर आप +1/9 निकालो तो कितना हो गया? ये 100। तो फाइनली इसको इंक्रीमेंट करके कितना आ जाएगा? ये 10,000। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया? ए। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The price of an article was increased by R%. Later, the new price was decreased by R%. If the latest price was ₹1, then the original price was. Original price क्या होगा? ठीक है, तो अब जरा इसमें देखिएगा कि प्राइस है आर्टिकल की, पहले R% बढ़ाई गई, फिर उसको न्यू प्राइस को क्या किया गया? फिर R% घटा दिया गया। ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी। ठीक है, अभी इसकी लेटेस्ट प्राइस ₹1 है। पहला तरीका, कॉमन सेंस। आप मुझे बताइए, कोई भी चीज अगर पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट तो ये डिक्रीमेंट का ही होगा। और वो उसकी लेटेस्ट प्राइस ₹1 है, ₹1 है, तो ओरिजिनल प्राइस तो ₹1 से ज्यादा ही रही होगी, क्योंकि पहले बढ़ी फिर घटी, है ना, तब जाके ये ₹1 आई है। आप इतना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस, कि अभी जो इसकी प्राइस है वो ₹1 है, ठीक है ना। इनिशियली प्राइस कुछ एक्स रही होती, ठीक है ना, पहले उसको बढ़ाया गया, फिर उसको घटाया गया, उसके बाद वो ₹1 आई है। इसका मतलब यहाँ पे जो रही होगी वो ₹1 ज्यादा रही होगी। इसका मतलब वन तो होगा ही नहीं, वन तो होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक, अब ओरिजिनल प्राइस क्या हो सकती है इनमें से? क्योंकि ये सब वन से कम ही दिख रहे हैं ओरिजिनल प्राइस में। तो अब इसको जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है,
क्रॉस चेक अब आप देखिए, आप क्रॉस चेक के आप देख लेते हैं अब इसे, ठीक है। ये तो एक पहला तरीका था कि वन तो होगा ही नहीं, वन को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए 100 रुपीज थी, मान लेता हूं मैं 100 थी, प्राइस पहले बढ़ी R%, ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज हुई, सक्सेसिव डिक्रीज कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक। तो अब फाइनली क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस क्या आ गई आपकी, ओरिजिनल प्राइस आप यहां से आप पता कर पाओ तो ओरिजिनल प्राइस क्या आ गई, डी दिल्ली। सक्सेसिव है ना, मैंने 100 मानी, पहले मैंने उसको बढ़ाया, फिर मैंने सक्सेसिव करके उसको डिक्रीमेंट भी किया, तो फाइनली मेरी ये प्राइस आ गई, ठीक है ना। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी इसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल प्राइस तो ये थी, ये तो एज्यूम किया था ना मैंने, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया डी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। बाकी आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि आप R% को कुछ एज्यूम कर लो, आप 10% एज्यूम कर लो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको सारे ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आप 10% इसको एज्यूम करो, 10% इसको एज्यूम करो, तो पहले आपने इंक्रीमेंट किया 10% का यानी 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर आपने डिक्रीमेंट किया यानी 0.9, तो फाइनली कितना आ गया, 0.99, यानी नेट कितना हुआ, 1% का डिक्रीमेंट ही हुआ आपका, 1% का डिक्रीमेंट ही हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10% आप रख के देखो ऑप्शन में, आपको यही मिल जाएगा डी, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें। ऐसे ही हम शॉर्ट शॉर्ट सेशंस और लेकर आते रहेंगे आने वाले, अभी और काफ़ी परसेंटेज में काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, काफ़ी हम और सवाल देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर कुछ नए सवाल नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।